मैम, जैसे सीएम योगी की सरकार को 8 साल लमसम हो गए, किस तरह से देखते हैं सीएम योगी का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरह से रहा है? क्योंकि विपक्ष के जो नेता है वो ये कहते हैं कि भाई योगी जी ने सिर्फ फीते काटे, काम तो हमारे समय में हुआ था उसी का ये लोग फायदा उठा के फीता काट रहे हो। बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। सफाई में जो मुजरा मुजरा ग्राउंड बना हुआ था वही तो कांड था। यो बॉलीवुड के उर्दू वुड के जो भांड आते थे और नाच के जाते थे, रुपया उड़ाया जाता था और लोग मर रहे थे। इनके अब्बा सारे जो आतिफ असलम और ये जितने थे वो सारे जितने इनके थे वो सब बैठकर यहाँ पर लोगों का दुहन शोषण कर रहे थे, दिन दहाड़े गोलियों से भून दे रहे थे, स्त्रियों की अस्मिता का दिन दहाड़े हनन किया जा, स्कूल जाने वाली लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। यही तो इनका विकास था, वाकई में इन्होंने विकास किया है। और योगी जी फीता काटते सच में, लेकिन फीता काटते उनके नसों का जिन्होंने यूपी को, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया था और बीमार प्रदेश घोषित कर दिया था, उसको उन्होंने बीमार प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया। तो ये फीता काटते उनके नसों का, उनके सांस की डोरियों का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जोंक की तरह सेंध लगा के समाप्त करने की कोशिश की। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई योगी जी की जो सरकार है पिछले 8 सालों में, कि वो सरकार विकास की तरफ नहीं जा रही, विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल विनाश की तरफ जा रही है, लेकिन विनाश किसका हो रहा है ये भी तो बताइए। विनाश उनका हो रहा है जिन्होंने समाज में लोगों का जीना हराम कर दिया था, धर्म का सत्यानाश कर दिया था, जिन्होंने सरयू नदी को खून से रंग दिया था, जिन्होंने हिंदू धर्म अनुयायियों को जीना मुश्किल कर दिया था, राम मंदिर के कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और कहा था ऑन रिकॉर्ड कि हम मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। जब वहां पर महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, तो इसी अखिलेश यादव के पिताजी ने कहा था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, लड़के हैं गलतियां हो गई, उनके घर की स्त्री के साथ ऐसा दुराचार होता और वो कह पाते हैं ऐसा? तो ये ऐसे नर पिशाचों का संहार हो रहा है, विनाश हो रहा है, और ये जितना जल्दी हो और जितना ज्यादा हो कम है। योगी जी की 8 साल की सरकार में सबसे बढ़िया आपको क्या काम लगा योगी जी? योगी जी तो अपने आप में भारत देश में धर्म का अवतार है, धर्म का अवतार है। और ये कहते हुए मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं लग रही। उन्होंने जिस तरह से भारत में उत्तर प्रदेश को जिस तरह से स्थापित किया है, लोगों के अंदर जनमानस के अंदर जिस तरह से धर्म का और विकास के प्रति लोगों में विश्वास जगाया है, सत्ता के प्रति विश्वास जगाया है, लोगों में एक आस्था आई है कि कोई सरकार है जो हमारी सरकार है। अभी कुछ दिन पहले ही एक आर्मी के मेजर की बेटी जो सिजोफ्रेनिया की मरीज है, उसको एक प्रॉपर्टी माफिया ने उसका घर हड़प लिया था। वो बेचारी लाचार बीमार, और एक समझो कि जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया उसकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। उसको 24 घंटे के अंदर योगी सरकार ने रिस्टोर करा दिया, उसका घर वापस दिलवा दिया। इससे बड़ा उदाहरण और मैं क्या दे सकती हूँ? तो ये हमारे योगी जी हैं कि इन्होंने यूपी की जनता को सत्ता के प्रति विश्वास जगाया है कि सरकार आपके लिए ही, बंगाल की तरह नहीं जहाँ ममता बानो कहती है कि 9 बजे के बाद तो सरकार सो जाती है, अगर लड़कियां बाहर निकली तो उनकी अस्मिता उनके हाथ है। ये नहीं, हमारे बाबा योगी कहते हैं कि सरकार आपके लिए और आपके लिए काम करेगी। उन्होंने जो कल्याणकारी काम किया है वो धर्म का सिंहनाद है, उद्घोष है, और ये शंखनाद अभी बहुत आगे चलेगा। जैसे अभी यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव आना है, उससे पहले लगातार एसआईआर की बात हो रही है, तो विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो गलत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, इससे जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। खासतौर पर कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है, मुसलमानों का ही नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से। इस पर आप क्या सोचते हैं? इसका तो आपको मीडिया के ही थ्रू आपको जवाब मिल जाएगा। बिहार में इन्होंने कई लोगों को लेकर वीडियो बनाया है कि इनका वोट कट गया है, इनके पूरे परिवार का वोट कट गया है। बाद में उन लोगों से पूछा गया तो वो लोग तो बेचारे सीधे साधे गांववासी थे, जो स्क्रिप्ट दिया गया वो उन्होंने रट के सुना दिया। उन्होंने कहा ना तो हमारा वोट कटा है और ना तो कोई तरह की हमारे साथ समस्या हुई है। तो असल में क्या है कि ये तो पब्लिक की आर लेकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। इनका तो इतिहास रहा है ना, सत्ता में आने के लिए इन्होंने इमोशनल वेंडेटा का काम हेल्प लिया है, उस तरह के पत्ते खेले हैं जिससे सत्ता में ये बने रहे। इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या नहीं होती तो राजीव गांधी सत्ता में नहीं आ पाते, उनमें पॉलिटिक्स का कोई मुंह था नहीं, लेकिन वो आए सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हुई, लोगों में आक्रोश था, उस आक्रोश को इस परिवार ने तरीके से भुना लिया और सत्ता में आ गए। इंदिरा गांधी ने
जब उथल पुथल मची थी शास्त्री जी की अचानक से हुई मृत्यु, जिसको कि मृत्यु कहा गया था, असल में वो संदिग्ध तरीके से की गई कॉन्स्पिरेसी थी, एक हत्या थी जिसको प्लॉट किया गया था बहुत अच्छे तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से। उस ऊहापोह का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी सत्ते में आ गई, और सत्ते में आ गई तो सारे पत्ते इनके हाथ में थे, इन्होंने खेल बना दिया अपना। तो जनता की आड़ लेकर सत्ता हथियाना इस परिवार का पुराना हिस्सा रहा है, खेल रहा है, तो इनको परिवार से लेना देना नहीं। हैड इट बीन द केस तो जवाहरलाल नेहरू के बेटी का नाम आता है। बेटी कहाँ से आई बिना माँ के? माँ का कोई नाम जानता है? कितने लोग जानते हैं इंदिरा गांधी के माँ का नाम कमला कौल था? नहीं जानते हैं ना। कमला नेहरू कई जगह कोट किया जाता है। कमला कौल एक कश्मीरी महिला थी जो दरियागंज में, जिसके पिताजी की आटे चक्की की मिल थी, और वहाँ से इनका विवाह हुआ, एक साधारण स्त्री के साथ विवाह हुआ, और उसकी एक अलग कहानी थी जो कि मैं कभी बाद में बताऊंगी। फिर उस शादी के बाद इंदिरा गांधी की शादी हुई फिरोज गांधी से, लेकिन इंदिरा गांधी से सीधा राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम जानते हैं, लेकिन राजीव गांधी के पिताजी का नाम गौन हो गया। क्यों? क्योंकि वो उनको इन्होंने प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दिया। सिर्फ इनका अपना परिवार, पिताजी, बेटी और फिर बेटा, और उसके बाद फिर बेटे को लाना चाहा, लेकिन वो चाल चल नहीं पाए। राजीव गांधी के पिता का नाम कभी सुनते देखा? ये गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी। इंदिरा जी के बेटे राजीव जी कहाँ से आ गए? धरती से उत्पन्न हो गए, जो स्वयंभू है। उनके पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो ये जब कहते हैं कि चोरी हो रही है, तो चोरी तो तुमने अपने खानदान वालों की है। संजय गांधी की जो तथाकथित मृत्यु हुई थी, तथाकथित इसलिए क्योंकि दैट वाज अनदर कॉन्स्पिरेसी, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कहाँ लापता हो? ये जो कहते हैं कि हम गांधी परिवार, तुम्हारे पिता के दो भाई राजीव गांधी, संजय गांधी का नाम तुमने इरेज कर दिया। उसकी पत्नी अपने नाम से जी रहे, उसका बेटा अपने नाम से जी रहा। तुमने अपने परिवार के हेरिटेज और इनहेरेंट से उसका नाम इरेज कर दिया। तुम बात करोगे चोरी की? तुमने तो अपने परिवार वालों के नाम और अधिकार चुरा लिए, खत्म कर दिए। 1 सवा साल के वरुण गांधी के साथ मेनका गांधी को घर से रातों रात धक्के मारकर निकाल दिया इंदिरा गांधी ने, संजय गांधी की मृत्यु के बाद। तो ये परिवार बात करेगा चोरी की और जनता के साथ न्याय की, जो अपने परिवार के साथ न्याय नहीं करता है। लेकिन एसआईआर को लेके ये कह रहे हैं कि भाई एसआईआर की वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू सरकार वोटर्स को चुन रही है, वोटर सरकार को नहीं चुनना है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है कि सरकार वोटर्स को इस समय चुनी जा रही है एसआईआर के थ्रू? सरकार वोटर्स को नहीं चुन रही है, सरकार एक लाइन बना रही है जिसमें सिर्फ भारत के नागरिक ही भारत की सरकार चुन सके। बाहर से बुलाए गए जो आ जाते हैं, बंगाल में कहते हैं कि बीए कॉर्बो, मतलब शादी करने आ रहे हैं। वो शादी करने आते हैं, शादी अटेंड करने आते हैं, और शादी अटेंड करते करते ये यहाँ पर खरीद फरोख्त करके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि सरकार का स्पॉन्सरशिप इनको बंगाल में मिला हुआ है। तो इस तरह की जो बीए कॉर्बो, चौलबे ना दादा, इस तरह का जाल फरेबी, जालीदार टोपी वाला झुंझुना अब चलने का नहीं है। तो उन लोगों को सरकार सिरे से खारिज कर रही है, साइड कर रही है, और उन लोगों को वोट देने का अधिकार दे रही है जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी के हैं और इसके लिए सोचते हैं, इसके लिए करते हैं। यहाँ के रिसोर्स खा के यहाँ की मिट्टी में बारूद बोने वालों को नहीं रहने देगी भारत की सरकार और ना भारत की जनता। लेकिन जो सीएम योगी इस पे बयान देते कहते हैं कि जब मैं बांग्लादेश जो इलीगल बांग्लादेशी जो भारत में आए हुए, मैं जब उन पे कार्रवाई करूंगा तब कोई रोना नहीं, बोलना नहीं इस पे। लेकिन वहीं पे एक ऐसी लॉबी है जो ये कह रही है कि भाई बांग्लादेशियों को भी हमारे देश में पढ़ने की, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, यहाँ पर रहने की आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, क्यों नहीं। ये हमारा देश कहता है कि वसुदैव कुटुंबकम, हम सब भाई भाई हैं, सारा वसुंधरा हमारी धरती है। तो ये मनुष्य के लिए है ना, जहाँ आप मनुष्य की तरह रहोगे। लेकिन आप मनुष्य के वेश में भेड़िए हो, यहाँ का खाकर यहीं पर बारूद बोते हो। कभी आप जर्मन बेकरी ब्लास्ट सुनते थे, कभी 26/11 का ब्लास्ट सुनते थे, कभी बस स्टैंड पे ब्लास्ट सुनते थे, रेलवे ट्रैक उड़ा दिया जाता था। इस तरह के जिहादियों को नहीं रहने दिया जाएगा ना। वो लोग यहाँ रह सकते हैं जो लोग यहाँ का खाकर, ये वो लोग नहीं जो यहाँ रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, लेकिन जय श्री राम बोलने में उन फेविकॉल पी जाते हैं, भारत माता की जय बोलने का विरोध करते हैं। ऐसे भारत के धरती पर पलने वाले जोंक को भारत की जनता अपने रिसोर्स पर कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार जो कर रही है एसआईआर, इनकी सरकार भी लेकर आई थी एसआईआर, कांग्रेस की सरकार भी एसआईआर लेकर आई थी, तब तो विपक्ष ने छाती नहीं पीटा था। और इसीलिए छाती नहीं पीटा था कि उनको लगा था कि भाई ये सही कर रहे हैं। टाइम टाइम पर इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में घुसपैठिए हर देश में घुसते हैं और उनका सफाई अभियान होता है। और विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को उजागर करना,
देश में राष्ट्रद्रोहियों का साथ देना नहीं। ये राष्ट्रद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि ये सत्ता में आ सके, क्योंकि सच्चाई तो इनकी आ चुकी है। तो कह रहे हैं कि हम सेकुलरवादी नेता हैं, उनके खिलाफ है, बांग्लादेश से जो आए इलीगल है हम उनके खिलाफ है, लेकिन कह रहे हैं कि एसआईआर की आड़ में जो भारत का जो आम मुसलमान है उसका नाम काटा जा रहा है। ये बताएं कितने आम मुसलमानों के नाम काटे गए हैं? कितने आम मुसलमान तो खुश है। जब 370 हटाया गया था, 3 तलाक हटाया गया था, तो कितने मुसलमान विरोध में आए? उनको राहत मिली। मुसलमान महिलाएं योगी जी को भाई मानती हैं, उनको राखी बांधती हैं। हैड इट बीन द केस, अगर महिलाओं या मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा होता, सरकार कर रही होती, दुष्चक्र चलाकर दमन कर रही होती, तो वो सामने नहीं आते। मैंने अभी भी कहा कि ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्योंकि इनकी सच्चाई तो अब आ चुकी है, कलई खुल चुकी है, तो अब तो ये सच्चे तरीके से सत्ता में आ नहीं सकते। तो लोगों में भ्रम फैलाकर ये चाहते हैं कि किसी तरह सत्ता में आ जाए। फिर देखो इनका तांडव। राहुल गांधी का वक्तव्य सुनिए, वो कहता है कि एक एक को घर से उठा लूंगा, तुम रिटायर हो चुके होगा तो भी सबक सिखाऊंगा, और ये देख लो कि हमारी सरकार आएगी फिर तुम्हारा क्या करूंगा। जो देश के उच्च पदासीन प्रधानमंत्री पद पर रह रहे एक व्यक्ति, जो उसके पिता की उम्र का होगा, उससे तू तराक करके संबोधित करता है और धमकियां देता है, उस व्यक्ति से या उसके पार्टी के लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो किस तरह का बयान दे सकता है? तो वो लोग तो चाहते सत्ता में आना, जो सत्ता से बाहर रहने पर इस तरह से बातें कर सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे?